नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चक्रवात पढ़ रहे हैं, जिसका ये 9वां भाग है। इसमें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वी बर्कनीज था जे बर्कनीज के द्वारा दिया गया, जिसको लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बर्जान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें चक्रवात के विकास की या जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था। प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक और तृतीयक या प्रौढ़ावस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था। तीसरी अवस्था में हमने पढ़ा कि शीत वर्तांश वाताग्र के तेजी से बढ़ने के कारण जो उष्ण वर्तांश का जो भाग है वो संकरा होने लगता है, यानी छोटा होने लगता है। यानी धीरे धीरे शीत वाताग्र है वो उष्ण वर्तांश वाले क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगता है, ओवरटेकिंग करने लग जाता है। प्रौढ़ावस्था है वो चक्रवात के विकास की सबसे चरम अवस्था हम कह सकते हैं। इसमें चक्रवात का विकास है वो सर्वाधिक हो जाता है, पूर्णतः विकसित हो जाता है चक्रवाती इस अवस्था में। जब वाताग्र जो दोनों प्रकार के होते हैं, यानी एक तरफ में शीत वाताग्र होता है, एक तरफ उष्ण वाताग्र होता है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र दोनों के सहारे जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद जैसे कि हम जानते हैं शुष्क एडियाबैटिक दर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। शुष्क एडियाबैटिक दर। अब इससे प्रति 1000 मीटर पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब तापमान कम होने के कारण बादल बनने प्रारंभ हो जाएंगे और यहाँ पर क्या प्रारंभ होगा, संघनन प्रारंभ हो जाता है। दोनों वाताग्रों में हमने वर्षा के बारे में पढ़ लिया था। अब शीत उष्ण वाताग्र में जो वर्षा होती है उसमें वर्षा लंबे समय तक होती रहती है। वर्षा सतरी बादल होते हैं, वर्षा लंबे समय तक होती है और मंद होती है, यानी कम वर्षा होती है, लंबे समय तक होती है और विस्तृत क्षेत्र में यानी बड़े क्षेत्र में होती है, लेकिन प्रकृति कैसी होती है, मंद होती है। उसके बाद में हमने उष्ण शीत वाताग्र में वर्षा पढ़ी थी। शीत वाताग्र में वर्षा कम समय के लिए होती है, कम क्षेत्र में होती है, लेकिन किस रूप में होती है, मूसलाधार रूप में वर्षा होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसमें कई बार क्या होता है, शीत वाताग्र में जब तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, यानी शीत वाताग्र वर्षा है वो अल्प अवधि वाली होती है परंतु मूसलाधार होती है, हमने पढ़ा। शीत वाताग्री वर्षा है वो कई बार क्या है, ओलापात या हिमपात के रूप में भी होती है। शीत वाताग्री वर्षा है वो क्या है, हिमपात के रूप में भी शीत वाताग्री वर्षा है वो होती है। तो ये हमने इसकी तीसरी अवस्था या जो प्रौढ़ावस्था जिसको हम कह सकते हैं, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। अब चतुर्थ अवस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। चतुर्थ अवस्था, जैसा कि हमने देखा तृतीय अवस्था में जो उष्ण वर्तांश होता है उसका क्षेत्र क्या हो जाता है, कम। ये क्या होता है, उष्ण वर्तांश। ये क्या है, उष्ण वाताग्र, और ये है शीत वाताग्र, शीत वर्तांश। तो ये एक सेक्टर हमने देखा था, यानी वार्म सेक्टर जो होता है वो पहले कैसा था, बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसमें जो हवाएं हैं ये जो पूरा क्षेत्र है ये ठंडी हवाओं के अंतर्गत आ जाता है, यानी इसको हम शीत वर्तांश वाताग्र वर्तांश के प्रदेश में इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। ये कैसी हवाएं हैं, शीत पवन पूर्व की ओर से चल रही हैं, पश्चिम की ओर से चलेंगी गर्म पवनें। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पवनें होंगी वो कैसी होंगी, ये गर्म पवनें होंगी।
इस प्रकार की कंडीशन है वो चतुर्थ अवस्था में बनती चली जाती है। तो इसमें हमने देखा कि उष्ण वाताग्र का जो प्रदेश है और उष्ण वर्तांश का जो प्रदेश है, ये जो डबल लाइनिंग वाला जो है ये उष्ण वाताग्र है और सिंगल वाला है ये शीत वाताग्र है। ये उष्ण वर्तांश है और ये शीत वृतांश है। तो इससे पहले वाली की अवस्था जो थी उसकी तुलना में ये जो शीत वर्तांश वाला क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, उष्ण वर्तांश वाला क्षेत्र छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, शीत वाताग्र है वो उष्ण वर्तांश को कम कर देता है, क्योंकि शीत वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे उष्ण वर्तांश का भाग है वो क्या हो जाता है, संकरा होने लगता है। यहाँ से ये प्रारंभिक अवस्था है जिसमें शीत जो उष्ण वर्तांश है वो कम होने लगता है। पिछली अवस्था में ये प्रारंभ हुआ था कि उष्ण वर्तांश है वो धीरे धीरे शीत वाताग्र के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, कम होना प्रारंभ हो जाता है। ये पूरा का पूरा भाग है, इसमें शीत पवन का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये उष्ण वाताग्र है। अब उष्ण वर्तांश का जो क्षेत्र है वो कम होने से उष्ण वर्तांश का क्षेत्र कम होने से शीत एवं उष्ण वाताग्र समीप आ जाते हैं। जैसे ही उष्ण वर्तांश का क्षेत्र कम हो जाता है, यानी ये क्षेत्र कम होगा तो दोनों वाताग्र यानी शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। ये है चतुर्थ अवस्था। तो इस प्रकार हमने देखा पहली अवस्था की तुलना में क्या है, दूसरी तीसरी और तीसरी अवस्था की तुलना में चतुर्थ अवस्था जो है उसमें उष्ण वर्तांश का क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। यानी पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से हम कह सकते हैं शीत पवन का प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी चक्रवात है वो अवसान की तरफ बढ़ रहा है। अब अगली जो अवस्था है पंचम अवस्था, पांचवी अवस्था में अवसान जब नजदीक, यानी यहां से पांचवी अवस्था जब आएगी तो चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। ये है पंचम अवस्था। इस अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। अर्थात पांचवी अवस्था में है वो चक्रवात धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि उष्ण वर्तांश का क्षेत्र है वो घट करके बहुत ही कम हो जाता है और शीत वर्तांश है उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। चित्र के माध्यम से देखें तो ये है उष्ण वाताग्र, ये उष्ण वर्तांश शीत वाताग्र। बाकी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें ठंडी हवाओं का प्रभाव हम कह सकते हैं, यानी ये शीत वर्तांश का प्रदेश हो जाता है। तो इस प्रकार जो पांचवी अवस्था है इसमें शीत वाताग्र का प्रभाव अधिक होने से उष्ण वर्तांश है वो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है और शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र की दूरी जो है बीच की वो बहुत ही कम हो जाती है। ये पांचवी अवस्था चक्रवात की है। इसमें अवसान प्रारंभ हो जाता है, यानी चक्रवात है वो समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, समाप्त होने लग जाता है। अब
इस अवस्था में जो शीत वाताग्र है वो उष्ण वर्तांश और उष्ण वाताग्र का जो क्षेत्र होता है उसको एक प्रकार से उसका अभिलंघन करना प्रारंभ कर देता है, यानी उष्ण वाताग्र का अंतिम रूप से अभिलंघन कर लेता है। इस अवस्था में शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र का अंतिम रूप से अभिलंघन कर लेता है। इसको हम ओवरटेकिंग की प्रोसेस भी कह सकते हैं। अभिलंघन कर लेता है, ओवरटेकिंग है वो कर लेता है। तो इस अवस्था में शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र का अंतिम रूप से क्या कर लेता है, अभिलंघन कर लेता है, ओवरटेकिंग है वो कर लेता है। ये अवस्था इसको यानी पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें शीत वाताग्र है वो जगह ले लेता है उष्ण वाताग्र की, यानी शीत वाताग्र का प्रभाव वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्यूलेटेड फ्रंट, या इसको हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, अधिविष्ट वाताग्र के बारे में हमने जब मौसम पढ़े थे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उस समय भी पढ़ा था। इस अवस्था को एक्यूलेटेड या अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो ये अवस्था अधिविष्ट वाताग्र कहलाती है। ये पांचवी अवस्था है जिसको क्या कहा जाता है, अधिविष्ट वाताग्र की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को अधिधारण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को यानी अधिविष्ट वाताग्र है उसको क्या कहते हैं, अवस्था को क्या कहेंगे, अधिधारण अवस्था, अधिधारण अवस्था। तो ये सब थोड़े से ध्यान में रखें। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है, यानी ये जो फ्रंट यहाँ पर बन रहा है ये समाप्त होने लग जाता है। उष्ण वाताग्र का क्षेत्र छोटा हो जाता है। यहाँ पर उष्ण वाताग्र का क्षेत्र बहुत ही छोटा हो जाता है। पूरे क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव किसका हो जाता है, शीत वाताग्र का प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाता है पूरे क्षेत्र में। अब शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र को अंतिम रूप से उसका अभिलंघन कर लेता है, ओवरटेकिंग उसकी कर लेता है। इसके बाद अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण हो जाता है और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, अधिधारण अवस्था भी इस अवस्था को कहते हैं। कौन सी अवस्था इसको कहते हैं, अधिधारण अवस्था। अब छठी अवस्था यानी चक्रवात के अवसान की, पूर्णतः अवसान की यानी पूर्णतः समाप्ति की अवस्था इसको कहते हैं, फ्रंटलाइसिस जिसको हम कहते हैं, चक्रवात के अवसान की अवस्था, छठी अवस्था। षष्ठम अवस्था, चक्रवात के अवसान की अवस्था। किसी प्रकार का उष्ण वाताग्र इसमें हम देखने को नहीं मिलता। गर्म पवन ये है, ठंडी पवन ये है, गर्म पवन। यानी पूरे क्षेत्र के ऊपर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ठंडी पवनों का अधिकार इसमें हो जाता है। पूरा क्षेत्र है वो ठंडी पवनों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठंडी पवनें ही इस क्षेत्र में इस तरह से बहने लगती हैं। ये पूरे जो एरो दिखाए गए हैं ये ठंडी पवनों के हैं। ये जो है ये केवल
गर्म पवन का, यानी दूसरे क्षेत्र से ये बाहर कह सकते हैं। स्टेज ऑफ फ्रंटोलाइसिस इसको हम कहते हैं, चक्रवात के अवसान की अवस्था। फ्रंटोलाइसिस, स्टेज ऑफ फ्रंटोलाइसिस, चक्रवात की अवस्था, अवसान की अवस्था, यानी अंतिम अवस्था है जिसमें चक्रवात क्या हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में उष्ण वाताग्र का क्या हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें उष्ण वाताग्र का प्रभाव नहीं है, तो इसलिए इस अवस्था में क्या है, उष्ण वाताग्र इस अवस्था में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो उष्ण वाताग्र का समापन हो गया इस अवस्था में, यानी चक्रवात है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। चक्रवात पूर्णतः समाप्त। तो ये चक्रवात के जीवन की हमने 6 अवस्थाएं देखी। यहाँ पर पहली जो कंडीशन थी उसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी जिस प्रकार से पहली कंडीशन में हमने देखा दोनों हवाएं अपने समानांतर बह रही थी, उसी प्रकार से ये पूरा प्रभाव जो है यहाँ पर ठंडी पवन का हो जाता है और गर्म पवनों का क्षेत्र है वो अलग हो जाता है, यानी वाताग्र जो है वो यहाँ पर नहीं बन पाते हैं। वाताग्र, उष्ण वाताग्र है वो पूर्णतः यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये चक्रवात के जीवन की 6 अवस्थाएँ हैं जिनको जिनमें मौसम संबंधी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से ये अवस्थाएं चलती हैं। अब एक बार पुनः इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। सबसे पहले नंबर 1, पहली अवस्था में हमने क्या पढ़ा, पूर्व की ओर से चलने वाली हवाएं कौन सी होती हैं। इसमें क्षेत्र में ठंडी पवन है वो पूर्व की ओर से चल रही होती है, यानी सामान्य स्थिति की हम बात करें तो कोल्ड एयर या ठंडी पवनें जो है वो पूर्व दिशा से चल रही होती हैं। और पश्चिम की दिशा से कौन सी हवाएं चल रही होती हैं, गर्म पवन, और ये क्या है, फ्रंट। ये पहली अवस्था है, यानी पहली अवस्था में पवनें अपने क्षेत्र विशेष में सर्वप्रथम यानी विपरीत भौतिक गुणों वाली जो 2 वायु राशियां हैं उनका अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है। ये अभिसरण हो रहा है, यानी 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली पवनें, विपरीत गुणों वाली पवनें आपस में यहाँ पर चल रही हैं विपरीत दिशाओं से, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस या अभिसरण इस स्थिति को हम कहेंगे। यानी 2 विपरीत स्वभाव वाली जो हवाएं हैं जिसमें एक गर्म में हल्की हवा होती है, दूसरी ठंडी एवं भारी पवनें होती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर पहली अवस्था में बह रही होती हैं, लेकिन ये सीधी दिशाओं में बह रही हैं। यानी एक ठंडी पवन है वो सीधी पूर्वी दिशा से और गर्म पवन है वो सीधी पश्चिम दिशा से बह रही है। इनके बीच में किसी भी प्रकार का यानी कोई अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं है, ये पहली अवस्था होती है। अब इसमें समदाब रेखाओं के समांतर हवाएं चल रही हैं तो संतुलित अवस्था है, ये प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें वाताग्र क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है। पहली स्थिति में वाताग्र कैसी अवस्था में होता है, संतुलित अवस्था में होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इनके बीच में गड़बड़ नहीं हो रही है। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है, तो दूसरी अवस्था में गर्म एवं ठंडी पवनें जो होती हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में बलात् या बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करती होती हैं। तो इससे वाताग्र गर्म और ये ठंडी पवन, यहाँ पर शीत वाताग्र बनना प्रारंभ हो जाता है और ये है उष्ण वाताग्र। ये अवस्था है 2 नंबर। जैसा कि हमने पढ़ा 2 नंबर अवस्था जो होती है, हवाएं यानी ठंडी हवाएं गर्म हवा एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करने लग जाती हैं, जिससे प्रारंभिक जो स्थायी
चक्रवात था, ये संतुलित जो चक्रवात था, इसमें क्या हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। यहाँ पर वाताग्र क्या हो जाता है, अस्थिर वाताग्र, और ये कैसा है, संतुलित वाताग्र। ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि ठंडी एवं गर्म पवनें एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, जिससे वाताग्र क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इस अवस्था में इसको किस नाम से जाना जाता है, लहरनुमा, क्योंकि ये लहर के समान है ऊपर नीचे, इसलिए इसको क्या है, लहरनुमा वाताग्र के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी अवस्था है। अब तीसरी अवस्था में जिसको हम मैच्योर स्टेज या प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं, जिसमें चक्रवात पूर्णतः क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, चक्रवात का पूर्ण निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, उष्ण वर्तांश, गर्म हवाएं हैं यहाँ पर, और ये ठंडी पवन यहाँ पर चल रही होती है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी चक्रवात पूर्णतः क्या हो जाता है, इस अवस्था में विकसित हो जाता है। इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, प्रौढ़ा अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। समदाब रेखाएं क्या हो जाती हैं, इसमें गोलाकार हो जाती हैं। समदाब रेखाएं कैसा रूप धारण कर लेती हैं, गोलाकार रूप है वो समदाब रेखाओं के द्वारा धारण कर लिया जाता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें शीत वाताग्र है वो तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और जो गर्म हवा है वह हल्की होती है। इसलिए क्या, ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, हवा यहाँ पर ऊपर उठने लगती है, जिससे क्या होता है, ऊपर उठेगी तो शुष्क एडियाबैटिक दर से तापमान है वो कम होगा, प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, जिससे संघनन प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। उष्ण वाताग्रीय वर्षा धीरे धीरे तथा लंबे समय तक होती है, जबकि शीत वाताग्रीय वर्षा है वो मूसलाधार एवं कम समय के लिए होती है और छोटे क्षेत्र में होती है। इससे हिमपात के रूप में भी वर्षा हो सकती है। तो ये तीसरी अवस्था इसमें बनती है। अब चौथी अवस्था की बात करें, ये शीत वाताग्र, ये उष्ण वाताग्र और ये छोटा हो गया प्रदेश यहाँ पर उष्ण वर्तांश का। यानी शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण क्या होता है, उष्ण वर्तांश का जो क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है और दोनों शीत वाताग्र और उष्ण वर्ताग्र जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें शीत वाताग्र वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उष्ण वाताग्र है वो मंद है, तो उष्ण वर्तांश से वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उष्ण वर्तांश के छोटा होने के कारण क्या होता है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है, यानी वर्तांश है वो संकुचित होने लग जाता है। अब पांचवी अवस्था में अधिधारण की अवस्था जिसको हम कहते हैं, ओवरटेकिंग हो जाता है उसमें। उष्ण वर्तांश छोटा हो जाता है, ये उष्ण वाताग्र है, ये शीत है और इसमें पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाओं का प्रभाव है वो हो जाता है। तो ये पांचवी अवस्था जिसको अधिधारण अवस्था या चक्रवात के अवसान की प्रारंभिक अवस्था इसको हम कह सकते हैं, चक्रवात के अवसान की अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। तो अधिधारण अवस्था में पूरा क्षेत्र है वो धीरे धीरे ठंडी हवा के प्रभाव में आने लग जाता है। इसमें जो शीत वाताग्र है वो अंतिम रूप से उष्ण वाताग्र का अभिलंघन कर लेता है, ओवरटेकिंग कर लेता है। इसको अधिधारण की अवस्था भी कहते हैं, इसको अधिविष्ट वाताग्र के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा वाताग्र है, अधिविष्ट वाताग्र। अब छठी अवस्था, छठी अवस्था में चक्रवात का पूर्णतः क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ठंडी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। ये क्या कौन सी हवाएं हैं,
ठंडी। पूरा क्षेत्र ठंडी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। अंतिम रूप से चक्रवात है वो क्या हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। चक्रवात के जीवन की ये 6 अवस्थाएं हैं। छठी अवस्था में चक्रवात पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसमें उष्ण वाताग्र है वो विशेषतः पूर्णतः समाप्त हो जाता है और क्षेत्र है वो लगभग ठंडी हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। तो ये थी चक्रवात की, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जीवन की 6 अवस्थाएं। धन्यवाद।